हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हम सेकंड पार्ट में कवि और लेखक परिचय को कंटिन्यू करते हैं और बड़ी ही धांसू शानदार ट्रिक के साथ हम कवर करेंगे टोटल 10 कवि और लेखक परिचय। तो पहले भाग में हमने 5 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा दूसरा भाग है जहां हम छठे नंबर के हमारे जो लेखक हैं द्विवेदी जी, उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें नाम के साथ में उनकी जन्मतिथि और जन्मतिथि का स्थान, जन्म का स्थान और उनकी निधन तिथि हम याद करेंगे। तो बात करते हैं वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कहते हैं कि इनके जन्म के समय, जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके पिताजी एक मुकदमा जीते थे जो उन पर पहले से चल रहा था, और उस मुकदमे में उनके पिताजी को 1000 रुपया मिला था जीत में, तो इसलिए नाम दिया इनका हजारी प्रसाद। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि इनका जन्म 1907 में हुआ था। 1907 में कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, और 1979 में इनका निधन हुआ था। इनकी उपाधि क्या है? ये शुक्लोत्तर युग काल के लेखक माने जाते हैं, और साथ ही साथ इन्हें ललित निबंधकार के नाम से और 20वीं सदी के बाण भट्ट के नाम से जाने जाते हैं। 20वीं सदी के बाण भट्ट कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, साथ ही साथ ललित निबंधकार। दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है अशोक के फूल, कोटज, बाण भट्ट की आत्मकथा और आलोक पर्व। पिछले साल बोर्ड परीक्षा में इनकी एक रचना पूछी थी, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचिता कौन है? तो ऐसे आपको याद रखना, किसी भी कवि किसी भी लेखक रचना आपसे पूछी जा सकती है, और जो मैं यहां पे दे रहा हूं वो सबसे बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली परीक्षा में आई इसलिए हमने शामिल किए हैं। हम तो इंपॉर्टेंट जो इस साल के लिए ना वो सब कुछ इसमें शामिल करके रखते हैं, और आने वाली आगामी आपकी जितनी भी बोर्ड क्लास की 12th की जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी ये सारी रचना इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों ट्रिक क्या है? हजारी ने अशोक के फूल और कोटज से बाण भट्ट का स्वागत किया। आया समझ में? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल और कुटज और साथ ही साथ बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट का स्वागत किया। इनकी काव्यगत विशेषता, इनकी साहित्यिक विशेषता है, ये मानवतावाद के लेखक हैं। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का गहरा ज्ञान है इन्हें, पांडित्य और सरसता का अद्भुत संगम है। आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आपको इनको पूरा सेंटेंस बना करके लिखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आपका ये कंटेंट रेडी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाई आचार्य शुक्ल को कौन नहीं जानता? और आचार्य शुक्ल, जब हम अगर लेखक परिचय और कवि परिचय करें और उसमें अगर हमने आचार्य शुक्ल साहब को अगर शामिल नहीं किया तो हमारा लेखक परिचय कवि परिचय पढ़ना अधूरा रह जाता है। तो आचार्य शुक्ल साहब जो हिंदी में एक प्रकार से यूं कह सकते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य शुक्ल साहब का है। जन्म इनका 1884 में हुआ था दोस्तों, अगोना बस्ती यूपी में, और 1941 में इनका निधन हुआ था। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके युग का नाम ही है शुक्ल युग, और उपाधि क्या है? हिंदी साहित्य के सर्वोच्च आलोचक और इतिहासकार। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, ध्यान देना। प्रमुख रचना है दोस्तों इनकी चिंतामणि, रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तो जरूर इनका याद रखना। ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे? शुक्ल जी ने चिंतामणि पहनकर हिंदी साहित्य का इतिहास और रस लिखा। रस का मतलब होता है रस मीमांसा लिखी, चिंतामणि लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन, साथ ही साथ तटस्थ और गंभीर आलोचना शैली और सूत्र शैली का प्रयोग किया, और चिंतामणि पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले 8 नंबर के हम कवि लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। भाई जायसी जो है ना प्रेम आख्यान के बड़े प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जैसे हम भक्ति काल की अगर बात करें तो भक्ति काल में एक तरफ तो आता है सगुण भक्ति और एक तरफ आता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति की फिर 2 शाखा है, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी, और एक आप निर्गुण में जाते हैं तो वहाँ पर प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो प्रेम मार्गी जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको याद रखना है कि भक्ति काल की निर्गुण सूफी या प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसे तुलसी जो है ना वो सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जबकि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये जो प्रेम मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उपाधि है प्रेम की पीर के कवि इन्हें कहा गया है। इनके सर्व प्रसिद्ध रचना है दोस्तों पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने लिखी है। प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और ट्रिक कैसे याद करनी है? जायसी ने आखिरी समय में अखरावट पढ़कर पद्मावत रची थी।
तो आखिरी कलाम इनकी रचना है, अखरावट इनकी रचना है, पद्मावत इनकी रचना है, और पद्मावत में से हमारे सिलेबस में 12 मासा लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या है इनकी काव्यगत विशेषता, देखो अलौकिक प्रेम कथा के माध्यम से, लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से, भाई राजा रतन सेन और पद्मिनी के प्रेम के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अलौकिक ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है, आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। ठेठ अवधि और मनस्वी शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। पद्मावत अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। कुछ भी नहीं छूट रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से जितना बेस्ट से बेस्ट मैं हो सके वो दे रहा हूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप परीक्षा में कैसा लिखते हो, क्योंकि आप कितने इंटेलिजेंट हो इसका पता यहां पे नहीं चलता है, इसका पता एग्जामिनर के सामने जो आपने लिखा है ना उसी से चलता है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि जितना बेस्ट आप अपना दे सकते हो वो एग्जाम में आपको देना है। कभी भी हार मत मानो, कभी भी अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत मानो, कभी भी अपने आप पर आपको है ना ज्यादा ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो इंटेलिजेंट हूँ मेरे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आप नहीं होते ना, वहाँ तो आपकी कॉपी होती है। तो आप अपनी कॉपी में जो बेस्ट तरीके से लिखोगे, जो अपनी बेस्ट क्रिएटिविटी वहाँ पे दोगे, उसी के आधार पर दोस्तों आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब आप इसको और कितना शानदार तरीके से सजा के लिख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों हमारे अगले जो महान उपन्यासकार हैं, जिसे हम उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं, वो है मुंशी प्रेमचंद। जन्म इनका जो है वो लमही गांव 1880 में हुआ था, और 1936 में इनका वाराणसी 1936 में इनका निधन हुआ था। दोस्तों ये जो मुंशी प्रेमचंद है, ये प्रेमचंद ही इनका युग का है। प्रेमचंद युगीन जो महान सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उपाधि है उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही। भाई इनको कलम का सिपाही के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्रमुख रचना है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मानसरोवर जो कहानियों का संग्रह है। और इनके ट्रिक के साथ 4-5 रचना हम याद करेंगे कि प्रेमचंद ने रंगभूमि और कर्मभूमि में गबन करके गोदान किया। पहले तो गबन किया और फिर क्या किया, गो का दान किया, गौदान है ना, गौदान जिसे कहते हैं। हालांकि गबन करने वाले ये नहीं है, ये तो वो महान व्यक्ति हैं जो युगों में एक बार पैदा होते हैं। ऐसे महान मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी साहित्य में हिंदी सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। भाई तो आपको इनको याद करना है। एक ट्रिक हमने केवल इनकी रचनाओं को याद करने के लिए, बाकी इनके प्रति हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। आगे देखो, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, किसान और मजदूरों का सजीव चित्रण, सरल और मुहावरेदार खड़ी बोली का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किया है। इन 3 छोटे छोटे वाक्यों को एक एक बड़ा करके आप 3 पूरे सेंटेंस बना सकते हो, एक एक 2-2 लाइन के। और हिंदी कथा साहित्य को नया मुकाम दिया है इन्होंने। और इनके बाद के जितने भी साहित्यकार जो आए हैं वो उनमें से कई सारे साहित्यकार इन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़े हैं। दोस्तों अंतिम हमारा जो कवि और लेखक परिचय में जो कवि आते हैं वो है महाकवि घनानंद। भाई घनानंद सबसे इंपोर्टेंट कवियों में से एक है। बच्चों इनका जन्म 1673 में हुआ था बुलंदशहर यूपी में, और 1760 में इनका निधन हुआ था। ये रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, आप इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना दोस्तों। जहां जहां मैं आपको विशेष बता रहा हूं ना वो चीज विशेष हो जाती है, क्योंकि केवल लेखक परिचय और कवि परिचय में ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से वन लाइनर प्रश्न बन सकता है, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बन सकता है, यहां से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बन सकता है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। उपाधि क्या है, प्रेम की पीर के कवि। अब देखो प्रेम की पीर के एक कवि आए हैं जायसी साहब, मलिक मोहम्मद जायसी, इनको भी प्रेम की पीर के कवि माना जाता है। ये रीतिकालीन कवि हैं और साक्षात रसमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, इश्क लता और विरह लीला। इनकी ट्रिक क्या है कि घनानंद की सुजान ने इश्क लता में विरह की आग लगा दी। भाई आपको याद है ना सुजान के प्रेम में इन्होंने कितनी सारी रचना लिखी हैं, तो इसीलिए याद रखना इस ट्रिक को। और अलौकिक प्रेम की तड़प, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी को भी हम प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, उसी तरीके से घनानंद भी प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। और इन्होंने भी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात करी है, क्योंकि ये भी जब उनको दरबार से निकाल दिया गया घनानंद को, तो आखिरकार ये भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान कृष्ण के ये जो है वो भक्त बन गए थे, है ना। तो आखिर इन्होंने भी लौकिक प्रेम के माध्यम से उस अलौकिक प्रेम की बात करी है। सुजान शब्द का श्लेष रूप में प्रयोग किया है और शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। और रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है, इसको याद रखना। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि प्रश्न बनने की पूरी संभावना, कितनी 100% बच्चों संभावना है।
तो दोस्तों, ये हमने आपके 10 इम्पोर्टेंट कवि और लेखक परिचय किए हैं। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक आप चाहते हैं। मैं पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, और जैसा आपका कमेंट आएगा, आपके कमेंट के हिसाब से मैं आपके लिए नेक्स्ट कंटेंट जल्दी से बना दूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने वीडियो को हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।